नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। कल 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। वोटर्स 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 6 चरण निपट चुके हैं। 7वें चरण की बारी है। 7वां चरण कल यानी 7 तारीख को, और उसके बाद फैसले का नतीजा 10 मार्च को। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए कल मतदान है। 7वें चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल वोटिंग होगी। 613 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं इस आखिरी चरण के अंदर। इन 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी वोटर कल करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री वाराणसी उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। सोचिए 3 मंत्री हैं। नीलकंठ तिवारी राज्य मंत्री वाराणसी दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। गिरीश यादव है ऊर्जा राज्य मंत्री। रमाशंकर सिंह पटेल मड़िहान सीट से मैदान में हैं। मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जो मंत्री हैं उनकी भी इस वक्त साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अब बस आखिरी चरण बाकी बच रहा है और अब नतीजे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। योगी सरकार के मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। आखिरी चरण ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मड़िहान सीट से चुनावी मैदान में। ऐसी आखिरी चरण में मंत्री अनिल राजभर भी वाराणसी की शिवपुर सीट से मैदान में हैं। योगी सरकार के मंत्रियों की साख भी दांव पर। रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, ये वो राज्य मंत्री हैं जो इस आखिरी चरण में चुनावी मैदान में हैं और इनकी किस्मत का फैसला भी जनता कल करेगी। कल आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको और बड़ा अपडेट दे रहे। देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है आखिरी चरण के लिए भी, और अब ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जा रहे हैं, संपर्क साध सकते हैं। चुनाव प्रचार थम चुका, दांव पर लगी है कई मंत्रियों की साख। देखिए इस बार सरकार किसकी बनेगी, ये सवाल अब सबसे तेजी के साथ उभरता हुआ सवाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नतीजों में बचता नहीं है। आखिरी चरण का ये चुनाव है। लगभग 1 महीने से लगातार इन चरणों को लेकर तैयारी और वोटिंग जारी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद राज्यों में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों पर 54 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम के 6 बजे थमा था, लेकिन इससे पहले भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिले शामिल हैं। 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। देवेंद्र खरे जौनपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास अपडेट फिलहाल आपके पास में, कैसी तैयारियां चल रही हैं अब इस वोटिंग को लेकर? आपको बता दें कि कल शाम को चुनाव प्रचार थम चुका है। अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पे पोलिंग पार्टी अपने बूथों पर रवाना होगी। लगभग 12 बजे से यहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर हर चौराहे पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। पहला मिलिट्री फोर्स यहाँ पर आ चुकी है। अभी 12 बजे के बाद सभी बूथों पर वो अपना कब्जा कर लेगी और सभी लोग आराम से यहाँ पर सभी दस्ता लोग हो जाएंगे और सभी एसडीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी मजिस्ट्रेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर प्रत्याशी लोग कहीं भी कोई भावना वादे न कर पाए, न कोई शराब बांट पाए, न कोई पैसा बांट पाए। इसको देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश दिए हैं कि पुलिस लगातार गाँव में मॉनिटरिंग करते रहे, कोई प्रत्याशी घूमता न मिले। सभी लोग भय से कोई मतदाता को भय न उतर पाए और सभी लोग भयमुक्त होकर मतदान करें। लगातार जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सबको सूचित कर रहे हैं कि बिना भय के आप लोग अपना मत का प्रयोग कीजिए और अधिक से अधिक वोटिंग कीजिए। अच्छा, लोगों में कितना एक्साइटमेंट है अभी, क्योंकि फाइनल फेज है और अब ये जो चुनावी शोर अब तक चल रहा था, जो तमाम तैयारियां चल रही थी, वो सब कुछ बस कल शाम तक है और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ नतीजों का इंतजार होगा। तो लोग कितना उत्साहित हैं इस आखिरी चरण के लिए, और अब आखिरी चरण तक आते आते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जहन तक है, लोगों से बातचीत में आपको पता चल रहा हो? तो आपको बता दें कि यहाँ पर 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा बहुत कांटे की लड़ाई है। 2 फिजिकल विधानसभा है जो मल्ली विधानसभा, जहाँ पूर्व सांसद संजय सिंह यहाँ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में मल्ली और शाहगंज
बहुत अति संवेदनशील है, क्योंकि वहाँ पर ललई यादव और यहाँ पर रमेश सिंह की कड़ी टक्कर है। कल रात में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई थी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन इन दोनों विधानसभा में काफी फोर्स तैनात कर दी है और लगभग यहाँ पर क्योंकि 9 विधानसभा में यहाँ भाजपा और समाजवादी में सीधी टक्कर देखी जा सकती है। कुछ जगह यहाँ पर बसपा जो 66 विधानसभा है, मुरादाबाद का कुछ विधानसभा है, यहाँ पर बसपा अपना प्रभाव डाल रही है। ऐसे में वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है 2 विधानसभा में, मुरादाबाद का मतलब आप ये कह रहे हैं कि बसपा अच्छी फाइट कर रही है और बसपा की अच्छी फाइट के कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। अच्छा, यहाँ पर लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा के बीच में मुख्य मुकाबला है, ऐसे में बसपा की एंट्री का क्या असर देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी और भाजपा के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है कि 5 सीटों पर समाजवादी का एक अच्छा पर्सन लड़ा सकता है, तो फिर से एक बार जबकि पिछली बार ज्यादा सीटें, यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें, ऑलमोस्ट 90% सीटें यहाँ भी बीजेपी के पास में थी। जी, आपको बता दें कि पिछली बार यहाँ पर भाजपा 4 और एक अपना दल 5 लोग यहाँ चुनाव जीते 2017 में। अच्छा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है जो 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के द्वारा करा दिया गया है, लेकिन आज भी मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हो पाया है। तो ये सब बातें हैं जो लोगों के जहन में है, मतलब स्थानीय मुद्दे भी हावी। मनीष मिश्रा का रुख करेंगे मऊ से, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मनीष, आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग होगी, वोटिंग से पहले क्या मिजाज है जनता का? देखिए, बहुत अभी सुबह है, हालांकि मऊ में हम खड़े हैं और मऊ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमने जब लोगों से यहाँ पे हम पहुँचे थे, हमने बात की थी, सबसे बड़ी यहाँ पे बात देखने को आई थी कि जिस लिए फेमस है मऊ अपने बुनकर कारीगर के लिए बहुत फेमस है। अपने बुनकर की जो कारीगरी है, जो बुनकर कारीगर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पर जब मऊ का जिक्र आता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश का आम आदमी हो, तो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ आती है बाहुबलियत, यहाँ के माफिया राज, यहाँ की बात आती है। तो लोगों का कहना है कि हमें अपनी पहचान, जो हमारी पहचान थी, जो हमारी विरासत है, हमें उससे पहचाना जाए, हमें उसके लिए जाना जाए, मऊ को अपने बुनकर के काम के लिए जाना जाए, इसलिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। हालांकि यहाँ की 4 विधानसभा की बात हम करेंगे, मऊ सदर की बात करेंगे, जहाँ पे मुख्तार अंसारी के बेटे अफजल अंसारी यहाँ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अशोक सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मधुबनी में पहली बार कमल खिलाने वाले दारा सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे पिछली बार 2017 में, और उन्होंने मधुबनी में आज तक इसके पहले कभी कमल नहीं खिला था, वहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। पर इस बार उन्होंने बगावत दिखाई है और इस बार समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और अब की बार वो घोसी विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो इस बार जो देखने वाली दिलचस्प लड़ाइयाँ हैं वो यहाँ पे मऊ में अपने आप में देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा बड़ा विधानसभा नहीं है, छोटी विधानसभा है। यहाँ की जो मेन विरासत है उसकी लड़ाई है। साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट की बात, लोग कहते हैं कि हमें विकास की बात चाहिए, हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात चाहिए। तो ये ज़रूर आता है और इस बार के चुनाव में हमने देखा है कि हम जिस चरण में भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं, लोग विकास की बात करते हैं, लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। पर आप असल में जाइए तो सही मायने में क्या रोजगार विकास वहाँ पे मिला है जिस तरीके से मिलना था? हालांकि सरकार कहती है कि उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, 2 से 2.5 साल का समय मिला, क्योंकि 2.5 साल का जो समय था वो कोरोना काल में चला गया। तो ये भी एक उनके पास है, आगे आने 5 साल और दीजिए तो हम आपको और फिर से विकास की धारा में, मुख्य धारा से और जोड़ने का काम करेंगे। पर क्या जो 2.5 साल के काम आपने किए हैं, जो पिछली 5 साल का जो आप, या फिर आप जो 5 साल कहते हैं उसमें आपने काम किए हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, क्या उस बात को लेके जनता के बीच में आप जिस तरह से गए हैं, हालांकि प्रचार थम गया है, साइलेंट जिसे कहते हैं, साइलेंट कम्युनिकेशंस होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो बूथ के अध्यक्ष होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, वो अपने लोगों से बात करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई चीज़ रहने गई हो उसकी बात करते हैं। पर उत्तर प्रदेश का रण है, उत्तर प्रदेश का रण का अंतिम चरण है और अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। यकीन मानिए इस अंतिम चरण पे न कि केवल प्रदेश में बल्कि देश में इसकी निगाहें लगी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है जिसको जीत के अगर आपको दिल्ली जाना है 2024 में, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है वो उत्तर प्रदेश से आती है। और उत्तर प्रदेश का अब आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है, मतलब आप लोगों का अपना आकलन ये बता रहा है कि पिछली बार भले ही क्लीन स्वीप बीजेपी रही हो और ऑलमोस्ट ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया, लेकिन इस बार राह उतनी आसान किसी की भी नहीं है और फाइट एक एक सीट पर है। इस बार ये नहीं कि कोई हवा बह रही है
या इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है? इस बार हर इलाके में हर बूथ पर चीजें थोड़ी सी टिपिकल हैं। निश्चित तौर से देखिए, हमने पहले भी चुनाव कवर किए हैं, करीब 6 से 7-8 चुनाव हम लोग कवर कर चुके हैं। पहले जब हम चुनाव में निकलते थे तो आपका जब वोटिंग शुरू होती थी तो दूसरे तीसरे चरण में एक परसेप्शन बनने लगता था, एक लहर दिखने लगती थी कि किसके पक्ष में जा रहा है माहौल। पर इस बार का चुनाव है, 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का जा रहा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें छठे चरण के बाद कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि किसकी लहर है, किसकी लहर चल रही है या किसके पक्ष में जा रहा है। साइलेंट वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है। साथ ही साथ इस बार 2 सबसे बड़ी मुख्य चीजें हैं, आप देखेंगे हमने जिस भी चुनाव में जिस क्षेत्र में गए हैं उसमें महिला वोटरों का निकलना बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, बड़ी तादाद में छोटे बच्चे को, अगर उनके साथ छोटे बच्चा है तो वो उनको लेके आई हैं, गोदी में नवजात शिशु को लेके हमने देखा है, नवविवाहितों को देखा है और बुजुर्ग महिलाओं को भी हमने लाइन में लगते देखा है। तो जिस तरीके से देखिए, बीजेपी लगातार इस पे काम कर रही थी, बीजेपी की ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी थी, इंटरनल तैयारी थी कि किस महिलाओं वोटरों को निकाला जाए, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो राशन, जो उजला गैस, जो पेंशन का काम, जो लेकिन महिलाओं के तो बहुत ही मिक्स इश्यूज हैं मनीष। अगर बात करें आपने महिलाओं को क्योंकि जिक्र किया है तो एक वो महिला, मैं उसी में आ रहा था जी, बताइए। मैं उसी में आ था कि बीजेपी चाह रही थी कि महिलाओं को जो सम्मान मिला है, महिलाओं के लिए जो काम किया गया उससे निकलेंगे तो वोटर निकलेंगे। पर वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं के अपने खुद के भी सवाल थे, महिलाओं के अपनी खुद की भी थी, क्योंकि अगर आप किसी को इंडिपेंडेंसी उसकी खत्म हो रही है, डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो रही है, रोजगार उनके आदमी को मिल नहीं रहा है। आप अगर हमने कई जगह गए थे जहाँ पे जो लोग लेबरी करते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो उनकी तादाद आप देखेंगे वो कम निकलना शुरू कर दिए। तो एक जो उनका कहना था, महिलाओं से हमने बात भी की थी, तो उनका कहना था कि ये डिपेंडेंसी जो आत्मनिर्भर कारण में वो निर्भर भी नहीं रह पा रहे हैं, वो निकलना नहीं चाह रहे। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ प्लस काम नहीं कर सकता और एडवर्स इसका भी देखने को मिल सकता है। महिलाएं, मुस्लिम वोटर्स जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। तो क्या मुस्लिम वोटर्स जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको रिझाने में कामयाब रही है बीजेपी की? नहीं, ये भी आपको देखने मिलेगा। दूसरी बात, दलित वोट 2017 में जो दलित वोट था वो एक तरफा गया था बीजेपी की तरफ, जो उसका हमने खामियाजा देखा था बहुजन समाज पार्टी को मिला था। वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके इस बार सतीश चंद्र मिश्रा मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती निकली हैं फील्ड में और लगातार शुरुआती प्रबुद्ध सम्मेलन का जो शुरुआत की गई थी, आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया था, उसको ब्राह्मण समाज का नाम दिया गया था, फिर उसको नाम चेंज करके उसको प्रमुख समाज किया गया था, वो फिर एक ट्रेंड बना था, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सबने उसको शुरू किया था। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के जो अपनी वोट बैंक है उसको ऊपर कोई निशाना जो कोई साधना चाहता है, उस पर कोई सेंधमारी तो नहीं हुई है? अगर सेंधमारी नहीं होती है तो बसपा, यकीन मानिए कि इसमें अगर मैं कहूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है तो उसमें भी नहीं, आप उसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर अपने माफ करिएगा अपने वोट बैंक को साधती है और साथ साथ उसके पास सवर्ण वोट बैंक भी आता है, तो ये आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव 10 तारीख को और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा। जी, वहीं जौनपुर की तरफ अब चल लेते हैं। जौनपुर में देवेंद्र, क्योंकि आप लोग लगातार वहां पर बने हुए हैं, ये बताइए, जैसे महिला वोटर का जिक्र किया है मनीष ने, जौनपुर में ये महिला वोटर कितना एक्टिव है? आपको बता दें कि यहाँ पर कल होने वाले मतदान को लेकर यहाँ पर महिला वोटर्स में काफी उत्साह है। अब उनको समय का इंतजार है कि 7 बजे तक कल आए, जिससे महिला वहाँ से निकले और अब अच्छा मतदान करें। ऐसे में बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वोटरों में काफी उत्साह है और यहाँ पर वोटर भी काफी उत्साहित हैं कि अपने मतदान को लेकर। इसको देखते हुए कल 7 बजे से कितनी संख्या में वोटर निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर उत्साह है कल होने वाले मतदान को लेकर। जी चलिए, उत्साह बना हुआ है और मनीष मिश्रा भी लगातार लोगों के इसी उत्साह को देख रहे हैं। मनीष, अब यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी कुछ हावी हैं, और क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि इसी पूर्वांचल में सीएम योगी की प्रेजेंस और पीएम मोदी का आना और भारी भीड़ के जरिए ये बताना बीजेपी का कि देख लीजिए यूपी में मोदी और योगी कितने ज़रूरी हैं, क्या इन तमाम जो फैक्टर हैं उनका भी कुछ इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वोटर्स पर?
निश्चित तौर से मैं आपको चुनाव से थोड़ा पहले लेके जाऊंगा, जब प्रधानमंत्री लगातार 40 दिन में 7 बार यहाँ पे आते हैं, पूर्वांचल में आते हैं, पूर्वांचल साधने की बात करते हैं, चाहे कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें, चाहे सिद्धार्थनगर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें। लगातार जो फोकस रहा था उत्तर प्रदेश बीजेपी का, वो पूर्वांचल की तरफ रहा था। आपको बता दें कि जो 7वां चरण है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि आप उनके नेताओं से बात करेंगे तो उनका कहना था कि 7 चरण जीत गए हैं। विपक्ष से बात करेंगे तो वो 5 चौथे चरण में अपनी सरकार बना चुके हैं, ये उनके लिए ग्रेस जा रहा है। पर आप यकीन मानिए, जब आप फील्ड में निकलते हो, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे वोटर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। पूर्वांचल की खास बात है कि कहेंगे किसी के लिए, बोलते किसी के लिए नहीं है, कम बोलते हैं, मन में रखते हैं, और जब बटन दबाते हैं तो उसका रिजल्ट जब आता है तो अप्रत्याशित आता है। इसीलिए पूर्वांचल की अलग खास बात रही है। पूर्वांचल को साधने के लिए लगातार लोग यहाँ पे आते रहे हैं। अभी हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो रोड शो किया है वो अपने गढ़, अपने लोकसभा की अपनी जो निवासी सीट है वहाँ से किया है। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ पे, क्यों इतना रुकना पड़ा? अगर आपका पूर्वांचल में इतना अगर आपका इम्पैक्ट ज़्यादा था, क्यों आपको बार बार अपनी सौगातें गिनाने पड़ रही हैं? तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जो चीज़ें रही हैं, जो पूर्वांचल की मांग रही है, जो पूर्वांचल का विकास की बात रही है, तो वो यकीन मानिए अभी भी वो विकास नहीं देखने मिलता है। हालांकि रोडों का जाल बिछना शुरू हो गया है, कनेक्टिविटी की बात होती थी, कनेक्टिविटी की बात होने लगी है। असल में पूर्वांचल की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, और ख़ास तौर से जब आज हम यहाँ खड़े हुए हैं तो आजमगढ़ मऊ की बात करते हैं, तो जो इनका इतिहास रहा था, जो इनका रोजगार और उसकी बात करते थे, जो बुनकरी की बात करते थे, हम अफसोस के साथ यहाँ के लोग कहते हैं, आप उनसे बात करें तो उनके आप आंखों में देखेंगे तो उनको लगेगा, देखने को लगता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व था, जो हमारी पहचान थी, वो कहीं कहाँ मिटी है। मऊ आजमगढ़ का नाम लेते हैं तो माफिया राज, गुंडा राज की बात होती है, बड़े बड़े बाहुबलियों की बात होती है, पर उनका जो बहुउद्देशीय, जो प्रतिष्ठित जो उनका सम्मान है, जो उनका रोजगार है, जिसकी पहचान होनी चाहिए थी, बुनकरी, उसका जिक्र नहीं आता है। इसका अफसोस जरूर इनको है, और इस बार देखना होगा क्या जो विकास की वाकई इस बार ये चुनाव इतना दिलचस्प है उत्तर प्रदेश का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इतना ज्यादा इस वक्त ये इलेक्शन दिलचस्प हो गया है कि हर चरण में नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ रही है। हालांकि अब हर सीट पर इतनी ज़बरदस्त, इतनी टफ फाइट लगातार बनी है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बेहद दिलचस्प हो गई है। वहीं जौनपुर में 7वें चरण में देखिए वोटिंग होनी है, इसकी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। मतदान को लेकर कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने डीएम मनीष वर्मा से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान में क्या कुछ जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के साथ में साझा की है, सुनिए। के मतदान को लेकर यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि 7 मार्च को यहाँ पर मतदान होना है, और हमारे साथ में बात करने के लिए जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी हैं कि किस तरह से तैयारी है अंतिम चरण के मतदान को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारी। सर, अंतिम चरण के मतदान को लेकर क्या क्या तैयारी है? देखिए, हमारे पूरे ज़िले में 35,10,000 वोटर्स हैं, और कुल 3948 बूथ अभी बने हैं, और 2145 सेंटर्स हैं। हर बूथ की एक एक चीज़ की माइक्रो प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। बूथ पे क्या सुविधाएं रहनी चाहिए, वो सब तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे ज़िले को सुरक्षा की दृष्टि से 261 सेक्टर में और 32 जोन में बांटा गया है, और सारे अधिकारियों की प्रॉपर ट्रेनिंग, उनका व्हीकल का अरेंजमेंट, पुलिस की व्यवस्था, सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी है, और सारे लोगों ने अपने अपने बूथ भी देख लिए हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, सुरक्षा के हिसाब से हम लोगों को 135 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज, और इसके अलावा पीएसी के जवान, होमगार्ड के जवान, सिविल पुलिस, अदर डिस्ट्रिक्ट्स की जो पुलिस हैं वो हमें मिली हैं। कुल मिला-जुला के लगभग 30,000 से ज़्यादा हमारी फोर्स होगी, और इसके अलावा लगभग 60% बूथ हमारे ऐसे हैं जिनको हम लोग वेबकास्टिंग से कवर करेंगे, जो लाइव वेबकास्टिंग होगी। यहाँ पे भी हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है। सर, कोविड चल रहा है, कोविड को दृष्टि देखते हुए क्या व्यवस्था होगी मध्य स्थल पर? देखिए, कोविड के हिसाब से, कोविड को देखते हुए हम लोगों ने एक तो हर बूथ पे, हर सेंटर पे कोविड हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे एक हेल्थ वर्कर थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र लेके बैठे रहेंगे। इसके अलावा ग्लव्स की व्यवस्था हम लोगों ने की है। 35,10,000 ग्लव्स हम लोगों ने अरेंज किए हैं। हर मतदाता जो भी आएगा उसको प्लास्टिक वाला ग्लव्स हम लोग देंगे, जिसको पहन के वो बैलेट यूनिट का बटन दबाएंगे, और उसके बाद से वही डस्टबिन की व्यवस्था की गई, उसी डस्टबिन में उसको डिस्पोज कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, जो 7 तारीख को मतदान को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और क्रिटिकल बूथों पर अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की
व्यवस्था की है और इनका साफ करना है कि मतदान पूरी तरह से निर्भीक होगा। सभी मतदाता से अपील भी की है कि सब लोग खुले होकर बिना निर्भीक होते हुए मतदान करें। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। और वहीं यूक्रेन से स्वदेश लौटे बच्चों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। यूपी के 50 से ज्यादा छात्रों से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात है। यूक्रेन से लौटे छात्र साझा करेंगे अपना अनुभव। सुबह के 10 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये उनके मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। देखिए, यूक्रेन से लगातार भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी है। यूपी के 50 से ज्यादा छात्रों से सीएम योगी की आज मुलाकात होगी। उनसे और न सिर्फ वहाँ के हालचाल जानेंगे बल्कि उनका अनुभव कैसा रहा, वो सेफली यहाँ पहुँच चुके हैं। इन तमाम पहलुओं पर अब आज चर्चा सीएम योगी की बच्चों के साथ में होगी। सुबह 10 बजे से ये मुलाकात का सिलसिला तय हुआ है। यूक्रेन से स्वदेश वापस लौटे बच्चों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। 10 बजे सीएम आवास पर दरअसल ये मुलाकात के कार्यक्रम में यूपी के 50 से ज़्यादा छात्र हैं जो वापस लौटे हैं, जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। यूक्रेन से लौटे छात्र अपने अनुभव साझा करेंगे और साथ ही साथ यूक्रेन में क्या कुछ हालात हैं, उन हालातों पर भी बातचीत होगी। और महंगाई है कि लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोगों की रसोई का पूरा बजट बिगड़ रहा है। इस बीच एक और झटका देने वाली खबर ये रही लोगों के लिए कि मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में अब 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ दूध। आज से दूध की जो कीमतें हैं बढ़ी हुई वो लागू हो गई, यानी कि अब तक आप जो कीमत चुका रहे थे उसमें और 2 रुपये जोड़ लीजिए। 2 रुपये महंगा हो चुका है दूध। दिल्ली एनसीआर में 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है दूध। आज से दूध की कीमतें बढ़ी हैं और वो जो दूध की बड़ी कीमतें हैं वो आज से लागू भी हो चुकी हैं। मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं। दूध के दाम 2 रुपये महंगे कर दिए मदर डेयरी ने। दिल्ली एनसीआर में अब आपको 2 रुपये महंगा दूध खरीदना होगा। आज से वो बढ़ी हुई कीमतें लागू। एटा के नगला समल में बाघ घुसने से हड़कंप मच गया। बाघ ने एक बच्चे पर हमला भी किया। पिछले 3 दिन से बाघ के पैरों के निशान मिल रहे थे। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की इत्तला भी की थी, लेकिन अभी तक बाघ पकड़ा नहीं गया है। बाघ ने एक बच्चे पर हमला भी कर दिया। ये जरा तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले सिर्फ लोगों को ये जो बाघ है इसके पैर नजर आ रहे थे, उसके पैरों के निशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब एटा के नगला समल में ये बाघ घुस आया है। इसने एक बच्चे के ऊपर हमला भी किया है। दहशत में हैं लोग इस बाघ को देखने के बाद। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, अगर आपके आसपास से कहीं भी बाघ गुजर जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। एटा के अंदर भी बाघ ने एक बच्चे पर न सिर्फ हमला किया बल्कि पूरे इलाके में राजा की तरह टहल रहा है और लोग दहशत के साए में हैं। लोगों को डर लग रहा है कि ये किसी के ऊपर भी हमला ना कर दे। लोगों का कहना ये है कि वन विभाग को इस बात की इत्तला हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग अभी तक इसको पकड़ नहीं पाया है। ऐसे में उनकी जान पर खतरा लगातार बना है। एक बच्चे के ऊपर इस बाघ ने हमला भी कर दिया। एटा की ये तस्वीर है जहां पर ये बाघ देखिए कैसे शाही तरीके से आराम फरमा रहा है और लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले सिर्फ जो बाघ है उसके पैरों के निशान मिल रहे थे, लेकिन पैरों के निशान की इत्तला हमने की पर वन विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच एक बच्चे के ऊपर हमला भी हो गया। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बाया इंजन फेल हो गया, जिस कारण से रनवे से भटका विमान टक्कर के बाद आखिरकार जाकर रुका। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बाया इंजन फेल होने के कारण रनवे से भटका विमान और टक्कर के बाद जाकर रुका है। बड़ा हादसा हो सकता था इस टक्कर के बाद में। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बाया इंजन फेल हो गया। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बाया इंजन फेल। रूस यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते ब्रजेंद्र राजपूत अपने घर झांसी पहुंच गया। गुमनावारा में रहने वाले ब्रजेंद्र राजपूत 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। उसकी पढ़ाई ठीक चल रही थी। 2 साल पहले ही वो इंडिया आया हुआ था। इसके बाद वो यूक्रेन वापस चला गया और जंग के बीच ब्रजेंद्र राजपूत यूक्रेन में ही फंस गया। लेकिन भारत सरकार की कोशिशों के बाद ब्रजेंद्र आज अपने घर पहुंचे। इसके बाद परिवार के लोगों ने मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।